हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस क्या है। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी योग्यता क्या होता है, आपका सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और फॉर्म कब आ रहा है 2024 का, इसमें हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल से। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें हम आपको सारे चीज़ आपको बताएंगे यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक। और 2024 का फॉर्म कब आ रहा वो भी यार आपको पूरा समझ आएगा। जो बच्चे नए हैं, जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना इन्फॉर्मेशन, तब जाके आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर पाएंगे एग्जामिनेशंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एमटीएस है क्या, व्हाट इज एसएससी एमटीएस। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसएससी एमटीएस क्या है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है एवरी ईयर। मल्टीटास्किंग यानी मल्टीटास्किंग काम के लिए कहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग कराएंगे, वो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट पे। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये ग्रुप सी की नौकरी होगी और पे लेवल 1 का होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, नौकरी आपको कहाँ लगेगी अगर आप पास कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का विभिन्न जो भी मिनिस्ट्रियल और डिपार्टमेंट्स और ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आपको इसकी नौकरी लगती है एमटीएस के पद पर, यानी मल्टीटास्किंग पर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल्स बॉडीज और आपको जितने सारे ट्राइब्यूनल्स इसी डिफरेंट स्टेट्स में हैं जो, और यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पर भी इसके पद खाली होते हैं। उनमें एमटीएस के पद पर आप वहाँ पे भर्ती हो जाएंगे यदि आप पास करते हैं तो। इसके अलावा अभी ये नया पोस्ट जोड़ा गया जिसमें हवलदार को, पहले ऐसा नहीं होता था। ये भी देखिए पे लेवल 1 ग्रुप सी के हैं, जहाँ पर मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में आपको यहाँ हवालदार के पोस्टपोन्स होंगे। और इसके अलावा कस्टम्स, सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीएन्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस मिनिस्टर्स के अंदर में आते हैं ये दो पद, इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है एमटीएस के अंदर में। आगे अगर हम देखेंगे तो इनकी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या कितने प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में इतने सारे स्टेज से अगर गुजरना पड़ेगा जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक जो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, पीईटी है ना, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ये हमारा उन दो पदों के लिए जो लास्ट में मुझे हवालदार पद के लिए, बाकी के लिए नहीं है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करने पड़ेंगे अगर इन दोनों एग्जाम में आप पास कर जाते हैं। उसके बाद किसके लिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हवालदार के लिए दोनों से, और बाकी जो एमटीएस मल्टीटास्किंग वाले हैं वो केवल और केवल एग्जाम देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाए जाएंगे, फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे, उसके बाद आपको घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, जिसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा विभिन्न जो भी यहाँ पर मेंशंस किया गया है अलग अलग ऑफिस में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट्स दिल्ली वगैरह जहाँ जहाँ इसका ऑफिस है, या यानी और भी अदर स्टेट्स में और यूटी में, वो डिपेंड करता है मार्क्स पे आप कितना ला रहे हैं, उसके बेसिस पर उसको ये जो आपका सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट को। यहाँ पे अलग अलग से आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको इस डिपार्टमेंट को पसंद है तो हम इसको भरेंगे, ऐसा नहीं। आपको मार्क्स के बेसिस पर उसको अलॉटमेंट कर दिया जाता है एसएससी के द्वारा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस डिपार्टमेंटल होता है, मतलब डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट को अलाउट कर दिया गया उस डिपार्टमेंट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करेंगे, जैसे ही उनको सीट की रिक्वायरमेंट होगी आपको बुला लिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको जैसे रेलवे वगैरह में होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह दे दिए जाएंगे, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहीं से भी एग्जामिन करके आपको ज्वाइनिंग के समय आपको देना पड़ेगा। ज्वाइनिंग लेटर जो घर पे आएगा उसके साथ जब ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तब।
इसके बाद आप हम देखते हैं योग्यता क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्या है हम लोग इसमें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 18 to 25 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं, यानी 18 से बिलो भी नहीं होना चाहिए और एबव 25 ईयर्स भी नहीं होना चाहिए, ऐसे में आप यहाँ भर सकते हैं। इसके अलावा हवालदार जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उनको भी इसमें शामिल किया गया, हवालदार ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद जो और है, जैसे हम लोग CBIC है ना, और आपके पास जो यहाँ पे हवालदार का डिपार्टमेंट लेंगे, वो उनको थोड़ा सा छूट और दिया जाता है, 28 से 27 वर्ष तक की कैंडिडेट यहाँ भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना एज होना चाहिए उसके बीच, यानी 25 साल से ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएंगे। और यहाँ हवालदार में केवल CBIC के लिए जो आपके है वो 18 से 27 ईयर्स का होगा। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट में रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशंस भी होता है। यहाँ पे जैसे मेंशन करा मैंने, SC ST के लिए 5 साल की छूट दिया जाता है, यानी 18 से 25 और 5 यानी 30 साल तक बच्चे ये भर सकते हैं जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं। OBC के लिए 3 ईयर्स, यानी आप 25 और 3 यानी 28 ईयर्स तक आप भर सकते हैं MTS में। और PWBD यानी फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स तक आपको छूट दी जाती है, और PW या OBC के लिए 13 ईयर्स और SC ST के लिए 15 ईयर्स। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन कर दिया जाता है। डिफेंस में यहाँ पे 8 साल की रिक्वायरमेंट, और डिफेंस पर्सनल जो हैंडीकैप हो जाते हैं उसके लिए 3 साल की यहाँ पे। और जो यहाँ पर हो रहा है क्या, विडो और डाइवर्स वोमेन है उनको 35 साल तक के लिए दिया जाता है, जो SC ST के लिए 40 साल तक हो जाता है। ये आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरिटी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट्स भी दिया जाता है आपके एज में भी, मतलब आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, वो कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड होना चाहिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी आप अगर 10th पास कर चुके हैं या इक्विवेलेंट है, 10th के इक्विवेलेंट होगा, वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, जरूरी नहीं कि आपको CBSE करना होगा या किसी स्टेट बोर्ड से, 10th इक्विवेलेंट एग्जाम होने से भी आप इसके लिए एलिजिबल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फिट हो जाएंगे। तो ये है हमारा मुद्दा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का। अगला अगर हम देखेंगे इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके यहाँ पर 2 सेशंस होते हैं, और दोनों सेशंस ये मिलकर होता है, ये सेशंस ये के लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक सेशंस होते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैथ्स के लिए आपको 20 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहाँ पर 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी आप अगर बात करें 20 × 3 करेंगे तो आपके पास 60 मार्क्स हो जाएंगे। रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहाँ पे 3 मार्क्स एक को करेंगे और यहाँ पे 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसके लिए आपको टाइम अलाउटमेंट कर दिया गया, 45 मिनट्स कर दिए जाएंगे, ओके। और दूसरा सेशन 2, ये सेशन 1 और सेशन 2 कहला रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब जनरल अवेयरनेस के लिए पूछे जाएंगे, इन्हें GK GS पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे पूछे जाएंगे 20। तो 20 इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस 20, इसमें भी आपको 3 नंबर अगर आप सही करते हैं तो मिलता है 60 नंबर, और यहाँ पर भी आपको 60 नंबर मिल जाएगा अगर सही करते हैं। इसमें भी आपको 45 मिनट्स होते हैं, और दोनों ही एग्जाम एक ही बार में होगा। जैसे आप सेशन 1 हुआ ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा और सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको करने की जरूरत नहीं, सेशन 2 स्टार्ट हो, एक ही बार आप जब बैठे हो एग्जाम देने उस टाइम दोनों ही आपको यह करना पड़ेगा। इसमें और कुछ ऐड कर दिया गया पिछले बार से, इसमें क्या किया गया कि मैथ्स और रीजनिंग जो सेशन 1 होंगे, ठीक है, इसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। ये एक पहले सब में नेगेटिव मार्किंग था, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन सेशन 2 जैसे जनरल अवेयरनेस और GK, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे, यानी 1/4 तो काटा जाता है, यहाँ पे आपको क्या काटा जाएगा, 1 नंबर काटा जाएगा अगर एक गलती करते हैं इनमें से क्वेश्चंस में, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज सेशन 2 में, तो 1 नंबर आपको काट दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पे देखेंगे सेशन 1 में, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपको एक सही करते हैं जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज सेशन 2 में, तो आपको एक में 3 मार्क्स दिया जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम में जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी 45 मिनट्स अलाउटमेंट किया गया है, टाइम ड्यूरेशन का फिक्स बाउंडिंग करके रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे जो बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास करेंगे।
और उसके अलावा सभी नहीं जाएंगे, जो बच्चे यहाँ पे हवालदार के पोस्ट पर भरे हुए हैं वहाँ वही लोग जाएंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देने, जहाँ पर आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए, समझ रहे हैं, मेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा हमारा 1600 मीटर, और यह जो हमारे पास 1600, और ये फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की आपको 20 मिनट्स में, और मेल के लिए आपको 1600 मीटर्स आपको कितना में जाना पड़ेगा 15 मिनट्स में। तो हमारा मेल के लिए अलग से आपको दिया गया, मेल के लिए आपके पास 1600 मीटर आपको दौड़ने पड़ेंगे, और इसके टाइम आपको 15 मिनट्स में ही आपको पहुंचना पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जो आपको हवालदार पर यह कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं फीमेल का बारे में देख रहे हैं, ये फीमेल के लिए भी है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा कम कर दिया डिस्टेंस 1 किलोमीटर की। और यहाँ पर टाइम की अगर बात करें महिलाओं के लिए तो 20 मिनट्स इनको मिलेंगे, मतलब यहाँ पर 5 मिनट की अधिक समय भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। और जैसे ही ये भी आप पास कर जाएंगे तो आपको अलग से देखो यहाँ पर क्या करेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये टेस्ट आपको लेंगे, पीएसटी बोला जाता है इसमें। मेल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाइट को आपको दिखाया गया है, वो हाइट कितनी होनी चाहिए मेल के लिए, देखो यहाँ हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर्स, ये नॉर्मल जो होता है, ऐसे पुलिस में 61 63 से ही स्टार्ट होता है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर आपको एज में भी थोड़ा सा कम रखा गया मेल के लिए। और ये चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर्स की पूरी होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे फीमेल के लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंशन किया गया 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और इसकी वेट देख लो यहाँ पे क्या होना चाहिए 48 केजी का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। रिलैक्सेबल से 2 केजी इन द केस ऑफ ए गढ़वालीज, आसामीज और गोरख, और यहाँ मेंबर्स ऑफ ए शेड्यूल कास्ट ट्राइब से तो उन लोग को थोड़ा सा छूट दिया गया यहाँ पे आपका वेट में भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे इनकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन एवरी ईयर जो आते हैं, पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जून में आया था ये, ठीक है, जून में आया था एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो 2024 की जो बात हो रही है, 2024 में कब फॉर्म आएगी, तो एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी यहाँ पे ये कर चुका है, एसएससी ने निकाल चुका, पब्लिश कर चुका है। उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 7 मई से ये फॉर्म भरना शुरू होगा, ठीक है, 7 मई 2024 से ये शुरू हो जाएगा। और आपको अगला जो एग्ज़ाम का डेट वगैरह सारा वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा उस नोटिफिकेशन में। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और 10th पास कर चुके हैं और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए नौकरी के लिए, तो ये एक बेहतर मौका है जहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो जनरेशन जॉब क्राइसिस है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि एमटीएस में हम नहीं जाएंगे, एमटीएस हमारा वो छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 की ग्रुप सी की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हो जाता है तो सीट वेरी करता है एवरी ईयर, ओके, कि कितना सीट आएगा नहीं आएगा, वो लगभग आपको डिपेंड करता है। अभी पिछले बार की बात करें तो 1036 कुछ वैकेंसी आया था, और 336 वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखने को मिला था वो हवालदार में, तो लगभग 15 से आसपास आप सोच लिए। तो यहाँ पे इस बार जो है इलेक्शन बेस्ड ये होगा, तो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा सीट बढ़कर आएगी, लगभग 3000 के आसपास आना चाहिए। पहले तो और ज़्यादा आता था, कुछ दिन से ये सीट कम आ रही थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप तो अच्छी तरह से पहुंचा, आप लोग समझे हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी थोड़ा सा वो बताइए कि क्या है, मोटिवेट करिए, पढ़िए, ठीक है।